पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक जो कि मदद और एहसास का महीना है, और इस बाबरकत महीने में जहां अल्लाह से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा होता है तो इसी तरह मखलूक खुदा से भी एहसास के रिश्ते में मज़ीद मजबूती आती है। उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन भी बेघर अफराद का सहारा बन रही है ऐसे में, और इनको शेल्टर फ्राहम करते हुए उनको मुआशरे में कारामद अफराद बनाने में इनका अहम किरदार है। और यही वजह है कि इस इदारे में यतीम और बेसहारा बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन को शेल्टर फ्राहम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में बानिया चेयरमैन डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ चीज़ें हमने अपने नाज़रीन को बताई हैं, कुछ मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएँ। और जो सबसे बेहतर चीज़ मुझे पर्सनली इसमें लगी है वो ये है कि आप सिर्फ इन लोगों को इनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, इनको पाल नहीं रहे हैं, बल्कि इनको ऐसा फ़र्द बना रहे हैं जो कि फिर मुआशरे में वो काम भी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बेशक ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो एहसास है असल वहाँ से शुरू होता है कि एहसास आए कैसे, और एहसास ना होने की वजह से हर तरफ जो है वो फुकदान है। और मैं अक्सर जो कहता हूँ कि तलीम व तरबियत का जो फ़र्क है उसमें भी एहसास बहुत ज़रूरी है, और ये अल्लाह की तौफ़ीक़ात से ही मुमकिन होता है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि उम्मत फाउंडेशन में बच्चे, बूढ़े, सारे एक फैमिली की तरह जो है ना अफराद, उनको इस तरह एक कंफर्टेबल जोन में हम रखा हुआ है कि एक कूड़े के अंदर से आप एक बंदे को लेके आ रहे हैं, तो उसे कीड़े पड़े हुए हैं, विद इन फ्यू डेज़ वही बंदा एक खूबसूरत सोसाइटी का हिस्सा बन के उसी सोसाइटी में काम कर रहा है। ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई है। और स्किल्ड बेस के ऊपर जो है हम वर्क कर रहे हैं कि हमारे पास जो बेटियाँ हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, वो कर क्या सकते हैं, वो जो कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनको हम मोटिवेट करके जो है ना वो। डॉक्टर खुर्रम साहब कुछ बताइएगा हमें कि किस किस्म के स्किल्स जो हैं वो इन बच्चे बच्चियों को आप सिखा रहे हैं, और अब तक ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं इसमें सोसाइटी में? बेटियों के हवाले से ज़्यादा है ये टेलरिंग का जो है, सिलाई का उन्हें जो है वो सिखा रहे हैं। जो सीख जाती हैं थरपारकर के अंदर सैयदा फातिमा ज़ोहरा के नाम से मेरा सिलाई सेंटर है। अच्छा। और उधर जो बेटियाँ सीखती हैं वो उधर ही कपड़े सिलाई करके उधर ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को जो। और अब यही सिलसिला जो है वो हर शहर में हम बना रहे हैं, और जितनी बेवा बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सीख के जो है वो आगे बढ़ काम करी। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपका भी मैं कमेंट इसमें चाहूँगा, आप भी बताइएगा। जैसे बहुत सी NGOs हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिश होती है कि लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाए, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन कहीं ना कहीं हमें अब ये भी तो सोचना है कि इन लोगों को डेली हमने ही खाना खिलाना है, या हमें इस काबिल करना है कि आगे से ये खुद भी जॉब क्रिएटर बन सके, ये लोगों के लिए भी मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकें, ना कि ये रोज़ लाइनों में लगे रहें खाना खाने के लिए। हाँ यार, ये फिर अगेन इसमें ये सब्जेक्ट सारे के सारे ऐसे हैं जो 2 मिनट में सिमट नहीं सकते। मुख्तसर ये कि पिछले 4-5-6 साल में हम जो सब मीडिया के लोग हैं, हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर, हर सालाना की बुनियाद पर NGOs की तादाद में, रजिस्टर्ड NGOs की तादाद में, अनरजिस्टर्ड NGOs की तादाद में, इस तरह के ये भाई तशरीफ़ लाए हैं, इस तरह के जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बिल्कुल। और ये इजाफ़ा जो है वो एक समाजियात के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे बताता है कि मेरी रियासत जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। क्योंकि रियासत कमज़ोर होती चली जा रही है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही है, गुरबत बढ़ती चली जा रही है, तो फिर लाज़िम बात है कि फिर आपको शेल्टर होम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको खुराक की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अंदाज़ा कीजिए, अब यानी कि उस इदारे का तो फ़ख्र है कि कई इदारों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सूबों ने कहा कि भाई आप हमारे हॉस्पिटल्स चलाएँ। आई एम सॉरी बट टफ है हमारी मैनेजमेंट पे जो लोग हुकूमत चला रहे होते हैं कि वो अपने इदारे जो हैं, वो इदारे जो सरकार को चलाने चाहिए, मतलब वो तो नफ़ा बख्श इदारे थोड़ी हैं, क्योंकि जिनको आप प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक है ना, वो इदारे आपसे नहीं चल रहे और आप मुख्तलिफ इदारों को दे रहे हैं जो कि आप हमारा चला दें, को इंडस को दे रहे हैं, को खुवत को दे रहे हैं, को फलाना को दे रहे हैं, और अच्छे चला रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात। मगर हर ये चीज़ जब आपको कोई इदारा ये कहे कि हमें हुकूमत ने एक और इदारा दे दिया, हमने एक और इदारा बना लिया, तो एक तरफ आपको खुश होनी चाहिए, इस मुल्क में अच्छे लोग हैं, दूसरी तरफ आपका दुख उस खुशी से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि रियासत एक दर्जे और कमज़ोर ठीक है। तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ना, मैं आपको वैसे भी ये जो बात होती है ना, बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ
کہ اس پہ ہمیں تنقید، میری یہ رائے ہے اور آپ کی رائے کا احترام کروں گا اگر آپ کی رائے مختلف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ طبع کے اوپر ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو روزے رکھنا اچھا لگتا ہے، نفلی روزے رکھنا، کچھ لوگوں کو نفلی نمازیں پڑھنا. یہ بھی بات مجھے نا میرے ایک اسکالر عالم جو اسکالر تھے، مسلم اسکالر، اپنا اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے سمجھائی کہ میں نے بعض اوقات ان سے میں ایسی بحث کر رہا تھا کہ یوں کیوں نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا مزاج ہے، آپ کی خواہش ہے کہ میں نفل پڑھوں، آپ کی خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں، آپ کی ہو سکتا ہے کسی کی دوسرے کی خواہش یہ ہو کہ ایک عمرے ایک حج کے بعد وہ چاہے گا کسی بچے کی شادی کرا دے. تو طبع کے اوپر بھی لوگوں کو جینے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ایک کام نہیں ہے. ریاست کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم کیوں کھانا کھلا رہے ہو، تم کیوں اسکل نہیں کرا رہے، مگر کوئی شخص اگر دسترخوان لگا رہا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو دسترخوان نہ لگا تو سلائی مشین کرا. آپ سلائی مشین دے، تنقید نہیں اس بات پر، میرا یہ تجویز ہے. اگین میرا یہ خیال ہے، آپ کی رائے مختلف ہے تو میں احترام کروں گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے ظاہر سی بات ہے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے بھاری رقم خرچ ہوتی ہیں. سلائی سینٹر کوئی ایک تھوڑی چل رہا ہے، بہت سارے ایسے آپ کے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوں گے ان بچیوں کی تعلیم کے لیے. تو سر ان کا خرچہ، ان کے اخراجات کس طرح سے سالانہ پورے ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ بھی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ زکوٰۃ خیرات کے عطیات جو ہیں وہ کسی نہ کسی فاؤنڈیشن تک پہنچے، تو اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے. یہ میری بہن، یہ جس نے شاہ صاحب نے بات کی ہے، یہ توفیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. اور جب اللہ ہی آپ کو ایک ٹریک دیں گے اور آپ کی جو سوچ کا زاویہ ہے اس طرف خود بخود جانا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ نے اسکل بیس کام کرنا ہے، آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ میں سمجھ رہا ہوں بلیسنگ ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. اور ابھی جو ریاست کی بات کر رہے تھے، ابھی دیکھیں اب تک میں کوئی 700-800 بندوں کی تدفین کر چکا ہوں، ان ڈیڈ باڈیز کی جو ہے، ٹھیک ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم وہ ڈیڈ باڈی ریسیو نہ کریں تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. صرف یہ آپ سوچیں. اور جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی کہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، تو ایک دفعہ جسم کام چاہتا تھا کہ یہ بھی تو ایک سوسائٹی کا خوبصورت حصہ تھا، انسان تھا، تو یہ کس موڑ کے اوپر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی پوری دیکھنا جو باعزت قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے جو لوگ ان سے رخصت ہوتے ہیں انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرتی ہیں. ان کی ڈیڈ باڈی کی تکریم جو ہے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ قوم جو ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے اس حوالے سے. شاہ صاحب پہلے مختلف قبرستانوں میں تدفین کرتا تھا، ادھر ایک بڑی دل کو تکلیف ہونی نا، ایک سوال کرنا، جی یہ بٹ صاحب نے، اے چوئے صاحب نے، اے ملک صاحب نے، یہ کون ہے؟ اور پھر آپ یقین کریں کہ علانیہ انہوں نے پوچھنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس قبرستان میں تدفین کریں گے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں نے اپنا ہی ذاتی ایک ایسا قبرستان ڈیولپ کیا سیالکوٹ میں، جدھر نہ کوئی یہ پوچھے گا کہ کون ہے. اور یہ تمام اب وہ کام ہیں جن کو ان ایشو سے آگے بڑھ کر ہمیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ بانیہ چیئرمین ڈاکٹر خرم رشید ہمارے ساتھ ان کانورسیشن. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ لکھتے رہیے پیغام رمضان.